पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में ईद के बाद पहली वीडियो में आपको खुशामदीद। सबसे पहले तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं उनको गुज़श्ता ईद मुबारक और आई होप कि आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी और अच्छी गुजर रही होगी। आने वाला जो हफ़्ता है जिसमें 15 से 20 अप्रैल तक की अगर बात करें तो इस हफ़्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अब बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनकी पहला जो क्वार्टर है साल 2024 का, जिनमें कुछ कंपनीज़ का ये Q3 है और कुछ का ये Q1 है। तो उस हवाले से अब बोर्ड मीटिंग्स स्केड्यूल हो चुकी हैं और यूँ लगता है कि ईद के बाद आपको अच्छी ईदी मिलने वाली है। टिपिकल सिनेरियो में तो ये होता है कि ईद वाले दिन बच्चों को ईदी मिलती है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं उनको साल में 4-4 दफ़ा भी ईदी मिलती रहती है। ईदी इन द सेंस कि उनको डिविडेंड मिल रहा होता है उन इन्वेस्टमेंट्स पे। तो अभी ईद के बाद जो भी डिविडेंड्स अनाउंस होंगे उनको आप अपने लिए ईदी कंसिडर कर सकते हैं। इस वीडियो में 10 ऐसी कंपनीज़ के बारे में बात की जाएगी जिनकी बोर्ड मीटिंग्स स्केड्यूल्ड हैं 15 से 20 अप्रैल के बीच में। और ये वो कंपनीज़ हैं जो कि डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ हैं और इनसे आप डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो एक्सपेक्टेशंस है ये सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा और इन कंपनीज़ की पास्ट परफॉर्मेंस की बुनियाद पर है। और जैसे मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपके साथ शेयर की जाती है वो रिसर्च करके डेटा कलेक्ट करके और बड़ी मेहनत से तैयार करके आपके सामने रखी जाती है। लेकिन कोई भी चीज़ आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं होती, बल्कि ये सिर्फ़ एक नॉलेज होता है, वो डेटा होता है जिसको फिर आपने अपने हिसाब से अब्ज़ॉर्ब करना है, कंज़्यूम करना है और फिर आपने डिसाइड करना है। साथ-साथ मैं यहाँ पर ये भी वाज़ेह कर दूँ कि जिन कंपनीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि ये हर क्वार्टर में या हर उस वक़्त डिविडेंड दें जब इनकी अच्छी अर्निंग हो। बाज़ औक़ात कंपनीज़ अपने डिविडेंड को स्किप भी कर देती हैं। और दूसरा ये भी कि सिर्फ़ यही वो कंपनीज़ नहीं हैं जो कि डिविडेंड देंगी, इससे अलावा भी कंपनीज़ मुख्तलिफ़ पीरियड्स के अंदर अपने डिविडेंड अनाउंस करती रहती हैं। अब जो पहली कंपनी है इस लिस्ट में वो है यूबीएल, जो कि बैंकिंग सेक्टर में से एक जानी-पहचानी कंपनी है और यूनाइटेड बैंक लिमिटेड ने पिछले साल भी बहुत ही हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस दिखाई है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023। और अब 30 मार्च 2024 को जो पहला क्वार्टर क्लोज़ हुआ है उसके हवाले से इनकी बोर्ड मीटिंग शेड्यूल्ड है 17 अप्रैल 2024 को। चूँकि ये पहले क्वार्टर का रिज़ल्ट है इसलिए इंटरिम पे आउट या इंटरिम ईपीएस की हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले इस फाइनेंशियल ईयर का इनका कोई पीरियड अभी गुज़रा नहीं है। अब अगर लास्ट एनुअल ईपीएस की बात की जाए साल 2023 में जो इनका अनकंसोलिडेटेड ईपीएस रहा वो था ₹43.44, जबकि इनकी जो पे आउट रहे वो 4 क्वार्टर में ₹11-11 कुल मिला के ₹44। तो अनकंसोलिडेटेड ईपीएस से ज़्यादा इन्होंने पे आउट दिया, लेकिन कंसोलिडेटेड ईपीएस जो है वो ऑब्वियसली इससे कुछ ज़्यादा ही रही। अब अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें इनकी ट्रेलिंग 12 मंथ की तो वो रही 24.74%, जो कि बहुत ही अच्छी डिविडेंड यील्ड कहलाएगी। और करंट प्राइस की अगर हम बात करें यूबीएल की तो ₹188.71। तो हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो तकरीबन हर ही क्वार्टर में ये डिविडेंड दे रहा होता है। इस लिहाज से वी कैन वेरी मच एक्सपेक्ट कि इस क्वार्टरली रिजल्ट के साथ भी ये कुछ ना कुछ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे सकता है। अब इस लिस्ट में जो दूसरी कंपनी है ये भी एक बड़ी पॉपुलर कंपनी है फॉर द इन्वेस्टर्स और ब्लू चिप स्टॉक्स में से एक है एंग्रो फर्टिलाइज़र, जो कि फर्टिलाइज़र सेक्टर की एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। और इसकी जो बोर्ड मीटिंग है वो भी 18 अप्रैल को स्केजुअल्ड है और ये भी इसका Q1 का रिजल्ट है, क्योंकि ईफर्ट का जो फाइनेंशियल ईयर है वो भी दिसंबर में ही क्लोज होता है। अब इसके केस में भी इंटरिम पे आउट या ईपीएस टिल लास्ट क्वार्टर को मैंने नॉट एप्लीकेबल लिखा है, क्योंकि ये इसका इस फाइनेंशियल ईयर का पहला रिजल्ट होगा। लास्ट एनुअल ईपीएस की बात करें तो 2023 में जो इसकी अनकंसोलिडेटेड एनुअल ईपीएस रही वो थी ₹19.23, जबकि जो इसने पे आउट दिया वो है ₹20.50। तो ये भी ऐसी कंपनी है जो अनकंसोलिडेटेड रिजल्ट्स के हिसाब से अगर देखें तो बहुत ही एक्सेसिव किस्म के डिविडेंड्स दे रही होती है। और कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स के साथ भी बात करें तो भी ये कंपनी शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा नवाज रही होती है और इसकी पे आउट रेशो बहुत ही शानदार रहती है। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें ट्रेलिंग 12 मंथ की तो इसकी बनती है 18.27%, अगेन अ गुड इन्वेस्टमेंट कंपनी विद अ गुड डिविडेंड यील्ड। करंट प्राइस इसकी ₹154.27 है। अब ईफर्ट का भी जो अगर हिस्ट्री में हम डेटा देखें तो नॉर्मली ये हर क्वार्टर के साथ डिविडेंड दे रही होती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बेस पे और ओवरऑल जो इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है उसको ज़हन में रख के वी कैन एक्सपेक्ट कि ये जो क्वार्टरली रिजल्ट है इसके साथ ये एक और डिविडेंड अनाउंस कर सकती है। अब इस लिस्ट में जो तीसरी कंपनी है वो एक बैंकिंग सेक्टर में से शरिया कंप्लाइंट सबसे बड़ा बैंक है मीज़ान बैंक लिमिटेड, और इसकी जो बोर्ड मीटिंग है वो भी 18 अप्रैल को ही स्केजुअल्ड है।
अगेन इसका भी ये Q1 का रिजल्ट है, क्योंकि इसका जो ईयर एंड होता है वो भी दिसंबर में होता है, और इस केस में भी जो इंटरिम पे आउट या ईपीएस टिल द लास्ट क्वार्टर वाला जो केस सिनेरियो वो नॉट एप्लीकेबल लिखा जाएगा। अलबत्ता लास्ट एनुअल ईपीएस की अगर हम बात करें तो इसकी जो अनकंसोलिडेटेड ईपीएस रही वो थी 47 रुपये 18 पैसे। और जिस तरह बाकी बैंक्स का भी हमने देखा कि 2023 में उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त रही, और उसी तरह इस बैंक के केस में भी आप देख सकते हैं कि 2023 में इसने बहुत ही शानदार अर्निंग दिखाई। अगर पे आउट की बात करें तो इसने 20% डिविडेंड कैश की मद में 2023 में दिया, और अगर डिविडेंड यील्ड इसकी ट्रेलिंग 12 मंथ की कैलकुलेट करें तो 12.39% बनती है। अब मीज़ान बैंक के केस में हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो इसका खासा ये भी है कि ये कैश डिविडेंड के साथ साथ बसा औकात आपको बोनस शेयर्स भी दे रही होती है, तो उस फैक्टर को भी आपने जहन में रखना है। करंट प्राइस इसकी 229 रुपये 82 पैसे है, और पिछले कुछ अरसे में कुछ स्टॉक्स जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर गए हैं, और उनमें से एक मीज़ान बैंक भी है। अब मीज़ान बैंक भी टिपिकली हर क्वार्टर में डिविडेंड दे रहा होता है, इसलिए इसके साथ भी आपकी एक्सपेक्टेशन वही हो सकती है कि इस रिजल्ट के साथ भी आप डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है वो बेस्ट वेस्ट सीमेंट, जो कि सीमेंट सेक्टर की एक ऐसी कंपनी है जिसमें आल दो के वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होता, कोई बहुत ज़्यादा ये ऐसा शेयर नहीं है जिसमें ट्रेडिंग हो रही हो, लेकिन एक ऐसा तगड़ा शेयर है जो कि इस सेक्टर में से एक कंसिस्टेंट डिविडेंड पे आउट की वजह से जाना जाता है, और तकरीबन हर ही क्वार्टर में ये डिविडेंड दे रहा होता है। अब इसकी जो बोर्ड मीटिंग है वो 17 अप्रैल को है, लेकिन ये इसका Q3 का रिजल्ट है, क्योंकि इसका जो ईयर एंड होता है वो जून में होता है। तो अभी जो 30 मार्च को पीरियड क्लोज हुआ, ये इसकी तीसरी सहमाई थी, और इससे पहले जो 2 क्वार्टर्स गुजरे हैं फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 के, उसमें इसने 2 दफ़ा यानी एक एक दफ़ा 6-6 रुपये कुल मिला के 12 रुपये का ऑलरेडी इंटरिम पे आउट दे दिया है। ईपीएस की अगर हम बात करें टिल द लास्ट क्वार्टर यानी हाफ ईयरली, इसकी जो अनकंसोलिडेटेड ईपीएस है वो है 11.38, और अगर लास्ट एनुअल ईपीएस की बात करें तो वो थी 19.94। लास्ट जो इसका ईयरली पे आउट था वो था 21 रुपये, जो कि बहुत अच्छा पे आउट कहलाएगा, और डिविडेंड यील्ड की अगर बात करें ट्रेलिंग 12 मंथ की तो 12.23% बनती है। अभी जो इसकी प्राइस है ये भी काफ़ी ऊपर जा चुकी है, 220 रुपये 40 पैसे पे इस वक्त ये ट्रेड हो रहा है, और इसका भी जो कि तकरीबन हर क्वार्टर में डिविडेंड आ रहा होता है, तो उस लिहाज से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस क्वार्टरली रिजल्ट के साथ भी ये अपना डिविडेंड अनाउंस कर सकता है। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो है एंग्रो पावर जेन कादरपुर लिमिटेड EPQL, जो कि वैसे भी आजकल ख़बरों में है परचेजिंग के हवाले से लिबर्टी ग्रुप की जानब से, और इस कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग है वो 16 अप्रैल को है, और ये Q1 का रिजल्ट होगा इसका। पावर सेक्टर की इस कंपनी की अगर हम बात करें इंटरिम पे आउट, चूँकि ये पहले क्वार्टर का रिजल्ट है इसलिए इंटरिम पे आउट और ईपीएस टिल लास्ट क्वार्टर को हम कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन लास्ट जो एनुअल ईपीएस इसकी थी वो 7 रुपये 76 पैसे, और जो पे आउट था वो 5 रुपये था। तो एक अच्छी कंपनी है पे आउट के हवाले से भी और अर्निंग के हवाले से भी, जबकि डिविडेंड यील्ड की बात करें ट्रेलिंग 12 मंथ की तो वो बनती है इसकी 15.66%, और जो करंट प्राइस है इसकी शेयर की वो है 29 रुपये 85 पैसे। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो भी पावर सेक्टर में से है, कैपको। कैपको की अगर पावर जनरेशन लाइसेंस वगैरह की बात की जाए, और जो दीगर इनके ऑपरेशनल मामला हैं उनकी बात की जाए, तो आल दो इनके ऑपरेशनली ये फ़ाल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद चूँकि कंपनी एक कैश के हवाले से कैश रिच कंपनी है, और इसकी जो कैश है उन्होंने इन्वेस्ट की हुई है, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने कर रखी हैं, तो उन जो इन्वेस्टमेंट्स में से पैसा कमा रहे हैं उससे भी शेयर होल्डर्स को ये मुसलसल अच्छी तरह नवाज रहे हैं। तो आल्दो कंपनी अपने जो कोर ऑपरेशंस हैं उसमें से तो अच्छा बिजनेस नहीं कर रही, लेकिन जो कैश रिच कंपनी है होने की वजह से ये इन कंपनीज को ये फ़ायदा होता है कि इन्होंने अपनी कैश को दीगर इन्वेस्टमेंट्स में डालकर भी वहाँ से डिविडेंड या जो रेवेन्यू है वो जनरेट किया होता है, और उसमें से फिर ये अपने शेयर होल्डर को नवाज रही होती है। तो मीटिंग डेट इसकी 19 अप्रैल को है, और ये Q3 का रिजल्ट होगा, क्योंकि इसका जो ईयर एंड होता है वो भी जून में होता है। इंटरिम पे आउट इससे पहले अगर बात करें तो 4.5 रुपये दे चुकी है, जबकि ईपीएस इसकी टिल लास्ट क्वार्टर हाफ ईयरली जो अनकंसोलिडेटेड ईपीएस थी इसकी वो थी 2 रुपये 77 पैसे। लास्ट जो एनुअल ईपीएस थी 2000 जो जून 2023 में जो ईयर क्लोज हुआ था उसमें इसकी 4.5 रुपये की ईपीएस, और इसका जो पे आउट था वो 8.5 रुपये का था। अब डिविडेंड यील्ड अगर इसकी देखें तो वो बहुत ही शानदार बनती है 33.42, अभी तक जो हमने देखा उसमें सबसे ज़्यादा बनती है, जबकि करंट प्राइस इसकी 27 रुपये 91 पैसे है। अब इसके बाद जो अगली कंपनी है वो है EPCL, जो कि केमिकल सेक्टर की कंपनी है, और इसकी जो मीटिंग डेट है वो है 19 अप्रैल को, और ये इसके Q1 का रिजल्ट होगा, जबकि लास्ट इसकी जो एनुअल ईपीएस थी फॉर द फाइनेंशियल ईयर विच क्लोज्ड इन दिसंबर वो था 9.45, जबकि लास्ट जो ईयरली इसका पे आउट था वो था 6 रुपये का। जबकि डिविडेंड यील्ड इसकी अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ की देखें तो वो 12.88% बनती है, और करंट प्राइस की 46 रुपये 53 पैसे।
तो ये एक ऐसा शेयर है जो कि अच्छे ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है, अच्छी कंपनी है, लेकिन चूँकि केमिकल सेक्टर ओवरऑल एक प्रॉब्लमेटिक सेक्टर है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, तो उसकी वजह से पिछले कुछ अरसे में इसकी जो परफॉर्मेंस है वो पास्ट के मुकाबले में थोड़ा सा डाउनग्रेड ज़रूर हुई है, लेकिन स्टिल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को अच्छे डिविडेंड देने की रवायत को बरकरार रखा है। और साथ साथ फ्यूचर में भी जब भी हमारी इंडस्ट्री के ऊपर से जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बादल अगर छटते हैं एलसीज़ के हवाले से और फिर इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से जो पीवीसी के मार्जिन और दीगर चीज़ों को अगर देखें, तो उस हवाले से सूरत हाल जब भी बेहतर होगी तो ये कंपनी दोबारा से माजी की तरह ज़बरदस्त रिजल्ट्स देने की अहलियत रखती है। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो मरी ब्रूरी जो कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर की एक कंपनी है, और इसकी जो बोर्ड मीटिंग है वो 20 अप्रैल यानी सैटरडे को है। तो सैटरडे को जो बोर्ड मीटिंग्स होती हैं उनका जो रिजल्ट होता है वो फिर नेक्स्ट वीक में ही आता है, यानी कि उसके बाद जो नेक्स्ट मंडे को सेशंस होंगे उसमें अर्ली मॉर्निंग आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे। इसका Q3 का रिजल्ट है, और इंटरम पे आउट की बात करें तो ऑलरेडी ये ₹15.5 दे चुकी है, और इसकी ईपीएस जो हाफ ईयरली रही है वो अनकंसोलिडेटेड ₹41.66 है। लास्ट जो इसकी एनुअल ईपीएस थी वो ₹46.04 थी, तो इस लिहाज से अभी आप इसकी जो इस साल परफॉर्मेंस है वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव नज़र आ रही है। लास्ट जो इसका ईयरली पे आउट था वो ₹10 था, तो इस साल चूँकि डिविडेंड ऑलरेडी उससे ज़्यादा दे चुकी है और अर्निंग भी इसकी सब्सटेंशियली इंक्रीज़ हुई है, तो इस लिहाज से यू कैन एक्सपेक्ट अनदर डिविडेंड आइदर विद दिस क्वार्टरली रिजल्ट और विद द फाइनल रिजल्ट्स। क्योंकि डिविडेंड यील्ड इसकी ट्रेलिंग 12 मंथ की देखें तो वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 6.11%। द रीज़न बीइंग कि इसकी जो शेयर की प्राइस है वो काफ़ी ऊपर है, ₹402 पे। इसके बाद जो अगली कंपनी है इस लिस्ट में वो लॉटेक केमिकल, अगेन अ कंपनी फ्रॉम केमिकल सेक्टर, और इसकी जो प्रॉब्लम्स और जो इसके चैलेंजेस है वो भी सिमिलर हैं काइंड ऑफ विद द ईपीसीएल, और यही वजह है कि पिछले कुछ अरसे में इस कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी मुतासर भी हुई है। बहरहाल इसकी जो बोर्ड मीटिंग है वो 18 अप्रैल को Q1 के रिजल्ट के लिए, क्योंकि इसका जो ईयर एंड हुआ है वो दिसंबर में हुआ है, और दिसंबर में जो 2023 का ईयर एंड हुआ है उसमें इसकी जो एनुअल ईपीएस रही है वो ₹3.35, जबकि जिसने जो टोटल पे आउट दिया है वो ₹3 का है। इसने एक दफ़ा ₹1 और एक दफ़ा ₹2 का इंटरिम पे आउट दिया था। डिविडेंड यील्ड इसकी ट्रेलिंग 12 मंथ की बनती है 11.12%, और जिसके करंट प्राइस जो है वो है 18.96। अब इसके बाद इस लिस्ट में जो अगली कंपनी है वो है साजगार इंजीनियरिंग, जो कि ऑटोमोबाइल असेंबलर सेक्टर की एक कंपनी है, गाड़ियां बनाती है, और पिछले कुछ अरसे से काफ़ी ज़्यादा खबरों में भी है हाइब्रिड गाड़ियों के हवाले से, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हवाले से, और ओवरऑल एक अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से। और इसकी जो बोर्ड मीटिंग है वो 18 अप्रैल को है, और ये इसका Q3 का रिजल्ट होगा, क्योंकि इसका जो ईयर एंड होता है वो भी जून में होता है। इसने अभी तक इंटरिम पे आउट कोई नहीं दिया, जबकि ईपीएस अगर हम देखें तो अब तक जो इसकी ईपीएस है वो 23.4 यानी ₹23.40 है, जबकि लास्ट ईयर जो इसका एनुअल ईपीएस था वो ₹16.46 था। तो लास्ट ईयर में ₹16.46 की टोटल अर्निंग थी इसकी, और इसने ₹4 का डिविडेंड दिया था। इस साल ऑलरेडी इसकी अर्निंग ₹23 से ऊपर जा चुकी है, और अभी Q3 और फिर Q4 का रिजल्ट, तो जिस तरह की परफॉर्मेंस इस साल ये कंपनी दिखा रही है तो यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड डिविडेंड। अब ये डिविडेंड कब देगी, एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये क्वार्टरली रिजल्ट अभी जो Q3 का है इसके साथ भी कुछ ना कुछ दे दे, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी जो कि बहुत ज़्यादा गालिब है वो ये है कि अब जो अगला Q4 का रिजल्ट आएगा, जो एनुअल रिजल्ट होगा उसके साथ तो बहरहाल इसका डिविडेंड बनता ही बनता है। डिविडेंड यील्ड इसकी ट्रेलिंग 12 मंथ की कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2.25% है, और इसकी करंट जो प्राइस है वो काफ़ी इन्फ्लेट हो चुकी है, काफ़ी ऊपर जा चुकी है, ₹470.27। तो ये थी वो कंपनीज जिनकी बोर्ड मीटिंग्स हैं आने वाले हफ्ते में ईद के बाद, और पेश की इंफॉर्मेशन आपको देने का मकसद ये होता है कि आप अपने आप को बकल अप कर लें कि कौन इन कंपनीज में, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो आपने अब क्या स्ट्रेटजी लेनी है, डिविडेंड के हवाले से अनाउंसमेंट के ऊपर नज़र रखनी है, और अगर डिविडेंड अनाउंस होता है तो फिर आपने ये डिसीजन लेना है कि इनमें से किस कंपनी के शेयर को आपने होल्ड करना है टू अवेल द डिविडेंड, और कौन सी ऐसी कंपनी है जिसमें आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि प्योरली डिपेंड करती हैं आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी एंड गोल्स के ऊपर, लेकिन ये सारा डेटा जब आपके सामने होगा तो आप एक वेल अवेयर पोजीशन के अंदर होंगे, और प्रॉपरली आप टाइमली डिसीजन लेने के लिए अपने आप को तैयार कर सकेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, एंड स्टे ट्यून्ड। और भी वीडियोस इस तरह की इस चैनल पे वक्तन फ़वक्तन पब्लिश की जाती हैं, काफ़ी मेहनत के साथ ये डेटा आपके साथ शेयर किया जाता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक करने, बेल आइकन को प्रेस करने में आप कंजूसी का मुज़ाहरा मत कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।